देखते हैं आज हम लोग का क्या करिकुलम है। आज हम लोग HTML और CSS की हेल्प से कुछ वेबसाइट बनाएंगे। एक वेब पेज है, ये सिंगल वेब पेज है। इसमें देखते हैं हमारे पास एक नेविगेशंस है जिसके अंदर हमारे पास कुछ लिंक्स पड़ी हुई हैं। होम के लिए है, अबाउट्स के लिए है, सर्विसेज के लिए है, कुछ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए है और मैप के लिए है। और उसके बाद में हम लोगों ने कुछ अपने यहाँ पे फुटर पार्ट दे रखा है जिसमें कुछ हमारे पास डिटेल्स हैं। इन सभी को हम लोग HTML और CSS की हेल्प से कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। तो ये हमारा वेबसाइट है और सेम इसी तरीके से हम लोग वेबसाइट को बनाने जा रहे हैं। देखते हैं इसमें क्या क्या हम लोग चीज़ें यूज कर रहे हैं, कैसे इसमें ट्रांजिशंस यूज कर रहे हैं ताकि ये सारे स्मूथ चलें। और इसमें डिटेलिंग्स होंगी, कैसे हेडर्स ऐड कर रहे हैं, कैसे इसमें पिक्स ऐड हुए हैं, किस तरीके से नेविगेशन चलते जा रहे हैं, मार्क्यू चल रहे हैं। इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो आते हैं हम लोग अपने आईडी पे। आईडी हम लोग यूज कर रहे हैं वो हमारा VS कोड है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट के लिए बना रखा है और इसके अंदर हमारे पास कुछ इमेजेस पड़ी हुई हैं। अभी हम यूज करते हैं, एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे वेबसाइट के अंदर। वो फोल्डर होगा हमारा HTML और इस HTML के अंदर हम कुछ अपना वेब पेज बनाएंगे। तो अभी के लिए एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम हमारा कुछ रहेगा इंडेक्स। फिर हम लोग इसको ले सकते हैं होम, या फिर ले सकते हैं app.html। अभी के लिए हम लोगों ने एक app.html बनाया है जिसके अंदर हम सारे चीज़ों को ऐड करेंगे। तो यूज करते हैं HTML5 के लिए एक मेटा कोड हम लोग जनरेट करवा दिए हैं और इसका अपना टाइटल दे देते हैं जो हमारा वेबसाइट है, एप्लीकेशन। यहाँ पे CSS भी हम लोग को ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि एक्सटर्नल CSS कैसे ऐड होती हैं। तो उसके लिए एक लिंक ले लेंगे और जहाँ पे हम लोग सारा का सारा CSS अप्लाई करेंगे। तो यूज करते हैं style.css और इसी HTML फोल्डर में हम लोग अपना CSS भी ऐड कर लेते हैं। .css हमारे पास दोनों चीज़ें यूज हो गई हैं। अब देखते हैं हम लोग को इस वेबसाइट में चाहिए गया था। तो अभी हमारे पास मुझे नेविगेशन में होम, अबाउट, सर्विस, कॉन्टेक्ट और मैप नाम का ये चार तरीके का URL चाहिए था। तो यूज करते हैं हम लोग नेविगेशंस के लिए एक नैव बना लेते हैं और नैव बार के अंदर हमारे कुछ UL होंगे और UL के अंदर हम LI लेंगे और LI हमारे पास कितने हैं, 4 टाइप्स के। ओके, 1 2 3 4 5 टाइप की। एक बार और LI हम लोग को यूज करना पड़ेगा। सभी LI में मुझे एक एंकर टैग यूज करना पड़ेगा। इसके लिए एक मल्टी कर्सर बना लेते हैं। मल्टी कर्सर आपको बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं करना होता है। ऑल्ट के साथ में आप प्रेस किए रहो और सारे जो भी जहाँ पे भी आपको सेम कोड लिखना है उसको यूज कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक एंकर टैग बनाते हैं जिसमें href होगा और जिसमें सभी में हम लोग कुछ ना कुछ ID उसको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमारी सारी चीज़ें हो गई। अपने सारे नैब को हम लोग बना देते हैं, एक होम, अबाउट, सर्विसेज, टेक, और उसके बाद में हमारे पास एक लास्ट में था मैप। देखते हैं अभी के लिए जो हम लोगों ने यूज किया वो किस तरीके से दिख रहा है। हमारे पास यहाँ पे कुछ हमारे नेविगेशंस आ गए। अब उस इस नेविगेशंस को हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। तो चलते हैं, इसके लिए जो भी कोडिंग करनी होगी हम अपने CSS में करेंगे। तो आते हैं और देखते हैं सबसे पहले इसमें क्या चीज़ें करनी है। तो यहाँ पे CSS में अप्लाई करने से पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ। अभी के लिए हम लोग कुछ यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस हमारे पास बहुत पहले से आ रहे हैं जो लेफ्ट और टॉप से है। तो ये आपका यूनिवर्सल स्पेस होता है जिसमें मार्जिन और पैडिंग 5 5 पिक्सल के
पहले से ही ऐड होते हैं उसको हम लोग सबसे पहले हाइड करेंगे। उस यूनिवर्सल टैग को हाइड करने के लिए आपके पास एस्ट्रिक होता है, आप एस्ट्रिक लगा करके मार्जिन और पैडिंग को 0 कर दो। जब हम लोग ये करते हैं तो हमारा जो नेविगेशन था सबसे आगे चला जाएगा, यानी कि सारी चीज़ें पहले से अब हाइड हो जाएंगी। और अब यहाँ से हम लोग अपने नेविगेशन की कुछ हाइट और विड्थ को सेट करेंगे। सपोज मेरी हाइट होगी 50 पिक्सल और इसकी विड्थ को हम लोग कर देते हैं 100%। और कुछ इसके बैकग्राउंड्स को कलर देते हैं ताकि हमें पता चले कि इसकी हाइट और विड्थ सेट हुई है या नहीं। तो अभी के लिए वाइट कलर दे देते हैं और इसके पोजिशंस को अपन लोग फिक्स कर देते हैं। पोजिशंस हम लोगों ने पढ़ा था सीएसएस के टाइम पे, फिक्स पोजिशन एक ही जगह पे सारी चीज़ें यूज हो जाती हैं। अभी के लिए हम लोग का नेविगेशंस में बैकग्राउंड भी पता चल गया, उसकी विथ भी पता चल गई और उसका हाइट और विथ भी आ गया। ठीक है, 50% कुछ ज़्यादा ही विथ हो गया, तो इसको थोड़ा सा कम करते हैं हम लोग, 40 पिक्सल करते हैं। ओके, ये हो जाने के बाद अभी हमारे पास नेविगेशन के अंदर जो यूएल है इसकी एक सीएसएस करते हैं। यूएल के लिए आपको मेन जो अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोगों ने मार्जिन पैडिंग हाइड कर रखी है, अगर जो उसको हम लोग हटाते हैं तो वहाँ पे जितने भी डॉट्स आ रहे हैं अभी हम लोग को वो नहीं चाहिए, तो उसको हटाते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप सेलेक्टर। अभी के लिए नेविगेशन के अंदर जो इतना भी मुझे नेविगेशन के अंदर जो यूएल है उसके लिए मैं सीएसएस कर रहा हूँ, तो इसी को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टर या फिर चाइल्ड सेलेक्टर। ग्रुप सेलेक्टर के अंदर हम लोग चाइल्ड यानी कि नेविगेशन के अंदर जो यूएल है उस पर अभी हम लोग सीएसएस कर रहे हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि अगर जो आपके वेब पेज में कहीं और भी एक यूएल टैग होगा तो उस पर ये सारी प्रॉपर्टी नहीं लगेंगी। तो शुरू शुरू में हम लोग इसके पहले लिस्ट टाइप को ही नन करते हैं। सभी को डिस्प्ले कर देते हैं फ्लैश में ताकि ये सभी एक दूसरे के बगल में देखना शुरू हो जाए। अभी यहाँ पे सारी चीजें फॉलो हो गई, एक दूसरे के बगल में सारी चीजें आने लगी। ठीक है, अभी इनके बीच में थोड़ा सा गैप कर देते हैं ताकि एक दूसरे से वो कुछ हट के दिखे। तो 150 का पिक्चर का हम लोग गैप करते हैं क्योंकि हमारे पास नेविगेशन बहुत ही कम है। और कुछ इसको पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 5 पिक्सल को। देखते हैं हमारा जो नेविगेशन है वो किस तरह दिख रहा है। ठीक है, नेविगेशन हम लोग का अच्छा दिखने लगा, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि अभी लेफ्ट से ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी मुझे लेफ्ट से इसको सेंटर में लेकर जाना है, तो इसके लिए मार्जिन देना पड़ेगा। तो लेफ्ट से हम लोग मार्जिन देते हैं सपोज 150 पिक्सल का, ताकि ये सभी सेंटर में हो जाए। 150 पे नहीं, 200 पूरा देना पड़ेगा। 150 पिक्सल। ठीक है, बढ़िया। अभी जो हमारे नेविगेशन हैं वो ठीक से चल रहे हैं। अभी चलते हैं, अभी इसके नेविगेशन तो हो गए बट सभी के नीचे कुछ अंडरलाइंस आ रहे हैं और ये टेक्स्ट जो है ये थोड़े से बड़े में छोटे में आ रहे हैं। इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा करते हैं और सभी की हाइट भी देते हैं। तो ये आपके जो नेविगेशन के अंदर यूआरएल के बाद में एलाइस के बाद ये आपका टैग था एंकर टैग। उस एंकर टैग में इसके जो टेक्स्ट डेकोरेशन यानी कि जो आपके अंडरलाइंस आ रहे हैं इन सभी को खत्म करते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन हम लोग हटाते हैं। इसके बाद में इसके थोड़े से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। इसके बाद में इसके अलाइनमेंट्स को भी यूज कर लेते हैं। ओके, अभी के लिए ये दिख रहा है हम लोग का पूरा पूरा नेविगेशन। तो यहाँ पे नेविगेशन का काम कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पे होवर्स लगे हुए हैं, थोड़ा सा होवर्स भी हम लोग लगा लेते हैं ताकि हमें पता चले कि क्लिक करने पे थोड़ा सा अच्छा लगे और उसके बैकग्राउंड में सारी चीजें हो जाए। वापस से आते हैं अपने सेक्शन में, होवर लगाते हैं।
फर्स्ट में क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड कलर को चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर कुछ ऑरेंज टाइप का था, कुछ चॉकलेट के, कुछ कलर को भी हम लोग डिफाइन करते हैं। यहाँ पे कलर क्या था, ओके। जब हम लोग इस पे होवर करेंगे तो ये मुझे कुछ व्हाइट कलर का दिखना चाहिए। लास्ट में जब इसमें कुछ ट्रांजिशंस लगा देते हैं ताकि जो सारी प्रॉपर्टीज हो रही हैं, जो सारे चेंजेस हो रहे हैं, वो तेजी से ना होकर के बहुत ही स्मॉल तरीके से हो। लगाते हैं और देखते हैं। ठीक है, सारी चीजें चल रही हैं, बस ट्रांजेक्शन्स को लगाना है। तो पैडिंग देते हैं 5। इसके बाद में कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं। ट्रांजेक्शन सभी के लिए करते हैं और इसको थोड़ा सा टाइमिंग देते हैं 0.6 सेकेंड, और इजी इन एंड इजी आउट करते हैं, यानी कि जब हम लोग इस पर होवर करेंगे और होवर को बाहर निकालेंगे, दोनों पे मुझे ट्रांजेक्शन चाहिए। ओके, परफेक्ट, सारी चीजें अच्छी दिख रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेफ्ट से ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा सा हम लोग 280 कर लेते हैं, या फिर 270, ताकि जो आपका होम है वो पीछे आ जाओगे। नेविगेशन का काम हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं नेविगेशन के बाद में यहाँ पे क्या था। ओके, यहाँ पे कुछ हमारे हेडर्स थे जिसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ था, और यहाँ पे कुछ मार्क्यू चल रहे हैं और कोई इमेज लगा हुआ है। चलते हैं और ये सारी चीज़ों को बनाते हैं। हम लोग कैसे बनाएंगे, वापस आते हैं अपने HTML में, नेविगेशन का काम कंप्लीट होता है, फिर एक हेडर बना देते हैं। में कुछ आईडी देंगे। अभी हम लोग आईडी इसलिए दे रहे हैं ताकि सारी चीज़ों को स्मूथली वर्क करवाना हो, तो इसको हम लोग दे सकते हैं होम। और जो हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं उसी को यहाँ पे सेट करना पड़ेगा ताकि चीज़ें अच्छे से चलें। और ठीक है, अभी आगे देखते हैं स्मूथ कैसे करेंगे, बट अभी के लिए सारे काम हैं। इसके अंदर एक H1 टैग था और कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखे गए थे, तो इस टेक्स्ट को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर दिए। वापस चलते हैं और देखते हैं, सेव नहीं था। टेक्स्ट अब यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अभी इस हेडर को हम लोग टारगेट करते हैं और इस हेडर में कोई एक बैकग्राउंड इमेज लगाना है। यूज करते हैं, यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज देते हैं, और कुछ URL है, चेक करते हैं ये इसका URL कहाँ पे है। इमेज में आते हैं और इमेज में आने के बाद हमारे पास इमेज का नाम ढूंढते हैं, तो ये इमेज हमारे पास पड़ी हुई है पहले से ही। लर्न अबाउट करके है जो इसका इमेज है। ओके, यहाँ पे इमेज तो आ गया, बट पहले से कुछ हाइट और विड्थ ले रहा है, देखते हैं इसको। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई, बट अभी हम लोगों ने हेडर नहीं दिया है। करते हैं इसके हाइट और विड्थ को सेट करते हैं ताकि इमेज परफेक्टली दिखे। तो हाइट को हम लोग करते हैं 700 पिक्सल। अब परफेक्ट ये इमेज आपको दिखने लगेगा। और यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है। ओके, इस टेक्स्ट को हम लोग को बीच में लेकर आना था, तो उसके लिए भी CSS कर लेते हैं। इस हेडर के अंदर जो भी हमारा
कोई H1 टैग है, उसके हम लोग टेक्स्ट अलाइन करते हैं सेंटर में। तो ये यहाँ पे सेंटर में आ गया। ओके, इसके कलर को भी चेंज करते हैं, कलर को वाइट करते हैं। कलर हमारा वाइट हो गया। और इसको थोड़ा सा पैडिंग देते हैं ताकि ये बहुत ही ऊपर ना लगा रहे, थोड़ा सा नीचे आ जाए। पैडिंग ड्रॉप करते हैं 250 पिक्सल। ओके, तो ये बीच में आ गया। थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं 220 पिक्सल। अब यहाँ पे मुझे कुछ होवर करने के लिए या फिर कोई मार्क्यू लगाने के लिए एक टेक्स्ट की भी जरूरत है पैराग्राफ में। जैसे यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे कुछ चीज़ें टेक्स्ट में आ रही हैं होते हुए, तो इसको भी यूज करते हैं। बस आते हैं और एक सी में हम लोग अपना कोई एक जो टेक्स्ट हमारी लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में जा रही है, उसके लिए हम लोग मार्क्यू टैग लगाते हैं। मार्क्यू टैग लगाने के बाद इसमें जो कोई भी टेक्स्ट हम लोग रखेंगे, ये टेक्स्ट आपकी राइट से लेफ्ट में चली जाएगी। तो अभी के लिए एक पी टैग लगाते हैं और उसके अंदर कोई टेक्स्ट को जनरेट करवा लेते हैं। ठीक है, कुछ टेक्स्ट हमारे जनरेट हो गए। कोई सारे टेक्स्ट आ रही हैं कि अभी के लिए हम लोग मार्केट टैग को थोड़ी देर के लिए कर देते हैं और टेक्स्ट पे कुछ वर्किंग कर लेते हैं। ठीक है, तो CSS जो है ये टेक्स्ट को एक लाइन में ना रख के कई जगह पे हम लोग कर देते हैं, BR टैग यूज कर देते हैं। तो और यूज करते हैं। टेक्स्ट हमारे तो BR में हो गया, बट इसको CSS लगाना पड़ेगा। करते हैं, इसके साथ भी करते हैं। हेडर में जो भी हमारा पी टेक्स्ट है, इसका भी कलर को वाइट कर देते हैं। हमारी तो वाइट में हो गई। और थोड़ा सा इसको भी हमें टेक्स्ट के साथ में करना है, यानी कि मार्जिन और पैडिंग भी लगानी है। और टेक्स्ट अलाइन को भी सेंटर में करना है, तो ये भी यूज कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, सारे टेक्स्ट सेंटर में हो जाएंगे। सेंटर के में होने के बाद थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे देखते हैं। ठीक है, अब परफेक्टली हो गया। इसी को थोड़ा सा पैडिंग लगाते हैं नीचे। पैडिंग टॉप करते हैं 50 पिक्सल। परफेक्ट। और अब इसी को हम लोग मार्क्यू को फिर से ओपन कर देते हैं, यानी कि ये सही से चल रहा है। सारी चीजें सही चल रही हैं, बट जो मार्क्यू है ये लास्ट से डेटा लेकर आ रहा है। तो थोड़ा इसको हम लोग अपने इमेज के ही हाइट में करते हैं, यानी कि कुछ 100 पिक्सल पहले राइट से टेक्स्ट को निकालेंगे और 100 पिक्सल पहले ही टेक्स्ट को खत्म करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट आपका पूरा लेफ्ट से राइट से पूरा निकल के पूरा लेफ्ट तक जा रहा है, तो देखने में उतना सही नहीं लग रहा है। तो अभी मार्क्यू के लिए हम लोग सीसस लगाते हैं। जो टेक्स्ट के लिए इसको हम लोग मार्जिन तो राइट बोल देते हैं। आपके राइट से इसको 200 पिक्सल छोड़ के सारी चीज़ों को करना होगा, और मार्जिन लेफ्ट से भी 200 पिक्सल को छोड़ करके सारा टेक्स्ट यूज करना होगा। ओके, अभी के लिए ये टेक्स्ट हमारे इमेज में से निकल के आएगा यहाँ से, और ये कुछ यहाँ पे चला जाएगा। और इसके थोड़ी सी फॉन्ट साइज को भी हम लोग बड़ा कर देते हैं पिक्सल। 15 पिक्सल वही है।
ठीक है, टेक्स्ट सही दिख रहा है। और हमारा यानी कि हम लोग का जो मेन पेज का फर्स्ट पेज था वो बन गया है। आगे चलते हैं, अबाउट पेज पे देखते हैं। ठीक है, अबाउट पेज में कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमारे इमेज है और इंफॉर्मेशंस कुछ अबाउट के बारे में दिए गए हैं। तो हम लोग चल के अबाउट पेज के बारे में भी कुछ चीज़ों को यूज करते हैं। अभी हम लोग का कंप्लीट, आप यूज करते हैं सेक्शंस। इस सेक्शन में कुछ इसको क्लास देते हैं। जो मेरा क्लास होगा इसको बोलते हैं फर्स्ट, क्योंकि ये हम लोग का अबाउट का ये फर्स्ट है, और इसके आईडी देते हैं फर्स्ट, या फिर अबाउट। अबाउट आईडी देने से यानी कि आप जब हम लोग क्लिक करेंगे अबाउट पे आपके नेविगेशन में, तो ये अबाउट वाले सेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हम लोगों ने एक रो में डिवाइड कर लिया है, यानी कि ये दोनों आपका एक रो है और दो कॉलम्स हैं। एक रो के फर्स्ट कॉलम में इमेज है और दूसरे कॉलम में कुछ टेक्स्ट है और कुछ इंफॉर्मेशन है। तो अभी हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, तो सिंपल सा है। अगर जो आपको पहले एक रो बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए एक डिव बनाते हैं जिसका नाम है रो, और इसी रो के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, अपना दो कॉलम्स बनाएंगे। तो यूज करते हैं ड्यूडो, एक कॉलम एक लेफ्ट, और इसके बाद में एक जो हमारा कॉलम होगा वो राइट होगा। कॉलम हम लोगों ने बना लिया। फर्स्ट वाले कॉलम में हमें एक इमेज रखनी है, तो इमेज हम लोग बना लेते हैं। अल्टरनेटिव में कुछ इसको बोल सकते हैं, ये लोगो है, गो ऑफ आवर वेबसाइट। अल्टरनेटिव में अगर जो आपका इमेज नहीं वहाँ पे है, तो हम लोगों को वो लोगो निकालना पड़ेगा। चलते हैं, देखते हैं इमेज वाले सेक्शन में हमारे पास ये लोगो पड़ी हुई है, यानी जो हमारी इमेज थी, तो ये इमेज है। दिखती कैसे है, अपने वेबसाइट में चलते हैं और रन करवाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारी वेबसाइट में दिख रही है। अभी इसमें सीएसएस नहीं की गई है, तो ये सही से वर्क नहीं कर रही, लेकिन अबाउट पे क्लिक करते ही वो इमेज आ गई है। अभी इमेज बहुत ही झटके से आ रही है, ठीक है, बहुत ही तेजी से ऊपर उठ के आ रही है। तो इसको हम लोग देखेंगे कैसे थोड़ा सा इस लिए काम करवाएंगे, बट नॉर्मल के लिए ये सारी चीज़ें अभी के लिए सही है। ठीक है, तो देखते हैं, फर्स्ट कॉलम का तो डेटा हमारे पास हो गया। सेकेंड कॉलम का भी डेटा बना लेते हैं, उसके बाद इसके सीएसएस को अप्लाई करते हैं। ठीक है, राइट वाले कॉलम में हमारे पास एक हेडिंग है। थोड़ा सा देखते हैं हेडिंग क्या है। हेडिंग है हमारे कुछ अबाउट लॉजिक प्रो इन्फो सिस्टम। तो यहाँ से हम लोग कॉपी करते हैं हेडिंग को, और H1 में उसको पेस्ट कर देते हैं। आफ्टर दिस कुछ जो पैराग्राफ्स बनाते हैं, और उस पैराग्राफ में जो भी चीज़ें थी इसको दे देते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोगों ने वेबसाइट से ले लिया, और ये यहाँ पे कुछ नीचे दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों पे हम लोग थोड़ा सा CSS अप्लाई करते हैं, ताकि ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ने लगे। तो आते हैं वापस, चलते हैं अपने CSS वाले पार्ट में, और सभी चीज़ों को यूज करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट है, तो फर्स्ट को कुछ हाइट और विड्थ सेट करते हैं, ताकि जो कंटेंट है उसी हाइट और विड्थ के ही अंदर रहे। ठीक है, फर्स्ट लेते हैं, फर्स्ट को अपनी कुछ हाइट और विड्थ देते हैं, 700 पिक्सल या फिर 600 बोल सकते हैं, और इसकी विड्थ कर देते हैं 100%। अभी के लिए डेटा हमारा कंप्लीट। आते हैं अपने इस रो के लिए। इस
रो के लिए अपना कुछ क्लास जो है के लिए डेटा बनाते हैं। तो डॉट फर्स्ट में जो भी मेरा डॉट रो है उसके लिए सी से सप्लाई करते हैं। इसको डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले फ्लैश हम लोगों ने पहले किया था। डिस्प्ले फ्लैश करने से जो एक रो के अंदर की डिटेलिंग होती है वो फ्लैश में मतलब एक इन लाइन में सारी चीज़ें आ जाती हैं, और फिर उसकी हाइट को यहाँ पे भी डिफाइन कर देते हैं 600 पिक्सल को चेक करेंगे तो ये दोनों आपस में फ्लैश हो गए, मतलब इमेज और ये कंटेंट दोनों आसपास आ गए। अब इन दोनों पे हमें सीएसएस करके दोनों को सुंदर सा कुछ इस तरीके से दिखाना है, वो भी करते हैं। इसके बाद हम लोग के पास अभी रो के लिए हम लोगों ने कर लिया। हमारे पास दो कॉलम्स हैं, एक लेफ्ट वाले क्लास के लिए और एक राइट वाले क्लास के लिए। डिटेलिंग से तो चलते हैं, फिर वही सीएसएस का स्ट्रेटजी जैसे हम लोग बनाते हैं। एक प्रॉपर सीएसएस लिखने का तरीका, डॉट फर्स्ट के अंदर आपके पास डॉट रो है, और डॉट रो के अंदर जो भी डेटा है आप उसको बना लो। हमारे पास था कॉलम, बस देखते हैं हमारे पास है कॉलम लेफ्ट, कॉपी करते हैं और सीएसएस में अगर कॉलम लेफ्ट करते हैं, और इसके लिए जो भी सीएसएस देंगे है वो करेंगे। इसको करते हैं फ्लैश करते हैं। हाँ, ये हमारा फर्स्ट फ्लैश है, और ओवरफ्लो में इसको हम लोग हेडन कर देते हैं, यानी कि जो इसकी हाइट और विड्थ देंगे उसके बाद अगर जो कुछ चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, कुछ उसका एरिया बच रहा है, तो उसको हम लोग अपना सारा का सारा डेटा हिडन कर देंगे ताकि वो लोग बाहर दिखाई ना दे। और इसके बाद इसकी इमेज की चीज़ें आती हैं, अ, यानी कि हमारे कॉलम लेफ्ट में जो भी इमेज है उसके लिए कुछ हाइट और विड्थ बनाते हैं। उसकी विड्थ रखते हैं 100%। 100% से मतलब इसका जो वी विद होगा ये अपना 100% लेगा। विद के बाद इसकी कुछ हाइट भी करते हैं, हाइट भी इसकी 100% ही होगी ताकि जो अपना डिस्प्ले है तो सारा डिस्प्ले सही से हो। उसके बाद में फिर इसका ऑब्जेक्ट में करते हैं, जो भी फिट होना है वो सारा का सारा फिल हो जाए। वापस चलते हैं, इमेज यहाँ से गायब हो गई, देखते हैं वापस से इमेज क्यों हट गई वहाँ से। कुछ ठीक है, फॉर्मूला ठीक है। इमेज उसके पीछे छिप गई थी, अभी हम लोग राइट के लिए करेंगे तब जाके सारी चीजें हो जाएंगी। वो इमेज है बट वो इमेज पीछे छिप गई। ठीक है, लेफ्ट के लिए तो हम लोगों ने सारा चीज कर लिया, अब थोड़ा राइट के लिए भी करते हैं, क्योंकि राइट के लिए हम लोग सीसस ले लेंगे, उसके बाद वो डिटेल्स अपने आप आने लगेंगे, क्योंकि हम लोग जो फ्लैश पे बना रहे हैं उसी से ये वर्क नहीं कर रहा है। ओके, मैंने यहाँ पे भी वन कर दिया, अब ये इमेज कम्प्लीटली अपना अपनी जगह पे हो जाएगा। ये सी वन की जगह पे आप जीरो कर दोगे तो डेटा पूरा का पूरा कैप्चर कर लेगा। तो ये फ्लैश के लिए है, इसको भी करते हैं वन, ये पूरा का ओवरफ्लो ना करे, यानी कि जो भी डेटा था इसको ओवरफ्लो से हटाने के लिए हम लोगों ने ये किया हुआ है, तो ये अपने एरिया ले लेगा। अब यहाँ की तो सारी चीजें हो गई, इसको थोड़ा सा हम लोग पैडिंग देते हैं 40 पिक्सल, यानी कि चारों तरफ से ये 40 पिक्सल का पैडिंग हो जाए, ऊपर से भी 40 पिक्सल छोड़ के, राइट से भी, लेफ्ट से भी और बॉटम से भी, यानी कि अभी बीच में आपके सेंटर में सारा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, 40 40 छोड़ दिया, थोड़ा सा इसको और 50 करते हैं ताकि और अच्छे से दिखे। फिर
थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज में। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा इस कॉलम के राइट में जो भी हमारे पास टेक्स्ट हैं, हेडिंग्स हैं, उनके लिए सीएसएस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा पैडिंग्स अच्छे से दिया हुआ है, और ये टेक्स्ट जो है वो नीचे थोड़ा सही से है। इसको भी हम लोग करते हैं अप्लाई, यानी कि इस टेक्स्ट को बीच में लेकर जाना है। तो डॉट कॉलम्स राइट में जो भी मेरा H1 है, उसका जो कुछ भी डिटेल है वो, यानी कि टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है वो सेंटर में हो जाए। तो वो करके देखते हैं, ये आपका सारा डेटा सेंटर में हो गया। और इसको पैडिंग टॉप कर देते हैं, पैडिंग टॉप 100 पिक्सल। तो ये आपका कंटेंट बीच में आ गया। और इसके फॉन्ट साइज को भी थोड़ा सा बोल्ड करने के लिए वो 30 पिक्सल कर देते हैं। तो जो कंटेंट है वो भी आपका 30 पिक्सल हो गया। आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो, वो जो कुछ और भी कलर रखने हैं वो कलर भी यहाँ से दे सकते हैं। कोई भी कलर दे सकते हो, यहाँ से फिर कलर पिकर को भी यूज करके दे सकते हो, या फिर कुछ डार्क करना हो। ये ग्रीन कर दिया, ये पूरा ग्रीन हो गया, बट सही है, वहाँ ब्लैक ही सही था, तो मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब सारी चीज़ें हमारी हो गई। इसके फॉन्ट वेट को भी बढ़ा सकते हैं। कर सकते हैं, चीज़ें थोड़ी सी बोल्ड दिखें। और इसके बाद में इसके टेक्स्ट को, यानी कि पी टैग को भी थोड़ा सा यूज करते हैं। डॉट कॉलम राइट के अंदर जितना भी हमारा पी टैग है, इसको भी थोड़ा टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं, ताकि जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सेंटर में मिल जाए। वो करते हैं, सारी की सारी चीज़ें आपस में सेंटर हो गए। और इसके कंटेंट को भी थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, सेंटर में करते हैं, ताकि ये जो लेफ्ट और राइट में सारे के सारे टेक्स्ट इधर उधर हो रहे हैं, ये सारे के सारे थोड़ा जस्टिफाई तरीके से हो जाए। और फिर राइट करते हैं, इसको थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, टॉप ऑफ पैडिंग 50 पिक्सल। ओके। और फॉन्ट साइज थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, 20 पिक्सल। ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। अभी यहाँ पे, यानी कि जो हम लोग का सेकेंड पार्ट था, यहाँ पे जो चीज़ें थी, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे भी सारा कंटेंट अपना बना लिया है, जैसे हेडिंग्स हो गए और जो भी इंफॉर्मेशन से उसको इसी की तरह से। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे स्मूथनेस भी देते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें स्मूथ चल रही हैं और हम लोग के वेबसाइट में सारी चीज़ें बहुत ही तेज़ी से ऊपर और नीचे हो रही हैं। तो इसके लिए भी आपके पास एक प्रॉपर्टी होती है HTML की, जिसको हम लोग HTML में लगा सकते हैं। हम लोग CSS से भी कर सकते थे, बट एक लाइन की प्रॉपर्टी के लिए हम लोग यहाँ पे इनलाइन CSS भी लगा ले रहे हैं, और जिसको हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बिहेवियर, और इसको हम लोग करते हैं स्मूथ। बस यही एक प्रॉपर्टी लिखने के बाद से आपका ये जो बिहेवियर्स है ये सारे स्मूथ हो जाएंगे। जो भी चीज़ें चल रही हैं थोड़ी सी स्मूथ में चलने लगेंगी। ठीक है, दो चीज़ें तो हम लोगों ने कर लिया, अपना नेविगेशन बना लिया, अपने अबाउट सेक्शन को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं सर्विसेज में यहाँ पे क्या है। ठीक है, यहाँ पे सर्विसेज में कुछ कार्ड्स बने हुए हैं, और इस पे जब हम लोग होवर कर रहे हैं तो ये टेक्स्ट थोड़े से बॉर्डर्स ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो थोड़ा सा देखने में अच्छा लग रहा है। ये भी सारे प्रॉपर्टी हम लोग बनाते हैं। देखते हैं सर्विसेज में, वापस आ जाते हैं सारे कंटेंट पे। जो जो कंटेंट्स हो गए हैं इसको हम लोग थोड़ा सा बंद कर देते हैं, ताकि सारी चीज़ें देखें, ओवरलैप नहीं करें। यहाँ पे एक और सेक्शन बना लेते हैं हम लोग। इस सेक्शन का हमारा नाम जो होगा, आईडी होगा, ये होगा सर्विसेज। और इस सर्विसेज को हम लोग अपने नेविगेशन से लिंक कर देंगे।
नेविगेशन है, ठीक है। नेविगेशन में सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं। तो इस वेबसाइट में हमारे पास कितने कार्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 कार्ड्स हैं। तो मुझे 4 कार्ड बनाने पड़ेंगे। तो उससे पहले मुझे एक, सभी कार्ड को रखने के लिए एक कार्ड कंटेनर बना लेते हैं। इस कार्ड कंटेनर में मुझे 4 टाइप के कार्ड्स चाहिए। तो लोग डी बना लेते हैं, डी डॉट कार्ड्स। और कार्ड्स कितने टाइप के चाहिए, 4 टाइप के चाहिए। मैंने 4 कार्ड एक साथ में ही बना लिए हैं। 4 कार्ड्स के अंदर आपको एक इमेज देखने को मिल रही है, एक हेडिंग देखने को मिल रहा है और एक पैराग्राफ देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं, सभी में एक हेडिंग्स रखते हैं H1, और उसके बाद में एक पैराग्राफ ऐड करते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ों को, इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग और सभी कार्ड में तो पेस्ट कर देते हैं। सारी चीज़ें हो गई। अभी के लिए हेडिंग्स क्या हैं, तो एक एक करके हम लोग यहाँ से सारी चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। फर्स्ट कार्ड में जो हमारा हेडिंग था वो था मशीन लैंग्वेज। सेकेंड में कुछ डेटा साइंस, तो डेटा साइंस यूज कर लेते हैं। थर्ड में पाइथन, इसको भी यूज करते हैं। और जो आपका फोर्थ टाइप था वो था जावा, उस जावा वाले कंटेंट को भी कॉपी कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद में कुछ यहाँ पे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, तो चलते हैं और सभी में वो पैराग्राफ भी कर देते हैं। डेटा साइंस के लिए भी पैराग्राफ्स हैं, वापस से आते हैं, पाइथन के लिए भी है, लास्ट में जावा के लिए। ओके, यहाँ पे पाइथन की जगह, जावा की जगह पाइथन लिखा हुआ, तो इसको हम लोग सही कर दे रहे हैं। अभी चलते हैं और अपने एप्लीकेशन को रन करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे सभी कंटेंट आ गए हैं और सभी कंटेंट में इमेज भी थी, तो चलते हैं इमेज भी टैग ओपन करते हैं और सभी में इमेज को भी लगा देते हैं, ठीक है। इमेज टैग हमारे पास यहाँ पे पड़ी हुई है, तो चलते हैं, इसको इमेज लगाते हैं। और इमेज के लिए यहाँ पे एक फोल्डर बनी हुई है सर्विसेज, और सर्विसेज में सभी प्रकार के चीज़ें लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट वाले में मशीन लर्निंग में हम लोग मशीन लर्निंग का इमेज लगा देते हैं। फिर भी एक इमेज चाहिए थी, इमेज टैग यूज करते हैं SRC के अंदर, फोल्डर, और इमेज फोल्डर के अंदर सर्विस, और सर्विस के अंदर डेटा साइंस का इमेज। एक और इमेज टैग, यहाँ भी हमारा इमेज सर्विसेज, पाइथन का इमेज, और लास्ट वाले टॉपिक के लिए भी बनाते हैं सर्विसेज और जावा का इमेज। और चलते हैं, सभी के अल्टरनेटिव में भी हम लोग वो सारी चीज़ें लिख देते हैं, ताकि अगर जो इमेज बाई चांस वहाँ पे ना दिखे तो उसके बारे में पता रहे कि इमेज किस लिए है। तो ये यहाँ पे एक इमेज ऑफ ML का है। वापस आते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास इमेज ऑफ डेटा साइंस का है, DS पे हमारा है इमेज ऑफ पाइथन। लास्ट टॉपिक है इमेज ऑफ जावा। सेव करते हैं और चल के रन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 इमेज एंड उसके कुछ डिटेल्स, सारी चीज़ें आ गई हैं। अब इन सभी को हम लोग को कैसे टैगल करना है, कैसे CSS करनी है, वो चलते हैं अपने CSS में। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग सभी को, सारी चीज़ों को कर लिए हैं, तो थोड़ा सा एक लाइन का कमेंट यूज कर लेते हैं और बता देते हैं कि ये सर्विसेज का हमारा CSS है।
देखते हैं सबसे पहले सर्विसेज में हमारे पास था कार्ड कंटेनर। ठीक है, तो इसको यूज कर लेते हैं, पहले इसको कॉपी कर लेते हैं। और कार्ड कंटेनर, इसमें हमें क्या यूज करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे ठीक है इमेज ये सारे देख रहे हैं कार्ड, ये एक ग्रिड व्यू में है। तो ग्रिड व्यू में होने की वजह से हम लोग को इसको भी जो हम लोग यूज करेंगे ग्रिड व्यू यूज करेंगे, ताकि ये एक दूसरे से सही से देखें। थोड़ा सा डिस्प्ले यूज कर लेते हैं अपना ग्रिड टाइप का। और जब हम लोग ग्रिड यूज करते हैं तो इसको बताना पड़ता है कि कॉलम्स कैसे बन रहे हैं, कैसे रिपीट करना है, कैसे ऑटो फिल करना है। तो ये थोड़ी सी एडवांस चीजें की पार्ट होती है, ताकि जो हमारी चीजें हैं अच्छे से देखें और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिव में हो जाए। एक प्रॉपर्टी में लोग आते हैं ऑटो फिट, और इसी के बाद यहाँ पे हमें देना पड़ता है कि इसका मिनिमम एंड मैक्सिमम आपका जो लेंथ है वो क्या होना चाहिए। तो 100 पिक्सल। ठीक है, इसको थोड़ा सा ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए करना जरूरी होता है। अगर जो हम लोग ये नहीं यूज करेंगे तो हमें ये ग्रिड व्यू में नहीं मिलेगा। अभी के लिए हमें हमारे चारों टेम्पलेट्स मिल गए हैं जिसके कुछ डेटा हैं, और ये आपके से केवल एक लाइन के कोड की वजह से हैं, ये ग्रिड व्यू के हैं। अगर जो हम लोग इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव की तरह से देखेंगे तो ये रिस्पॉन्सिव भी है, यानी कि अगर जो आप सभी को एक में मिला भी दोगे तो ये जो आपको ग्रिड व्यू है ये सभी अच्छे से चलेंगे। ऊपर की चीज़ों में हम लोगों ने रिस्पॉन्सिव यूज नहीं किया है, बट इस ग्रिड व्यू के लिए रिस्पॉन्सिव यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। और सभी में अभी थोड़ा सा एक गैप के लिए कर देते हैं, क्योंकि जो हमारा ये कंटेंट है इसमें गैप नहीं आ रही है, थोड़ा सा गैप यूज कर देते हैं। 30 पिक्सल का गैप ले लेते हैं सभी से, और इसको बता देते हैं कि आपका मैक्सिमम विड्थ क्या होगा, 120 पिक्सल। थोड़ा सा मार्जिन ले लेते हैं। लेफ्ट और राइट से 0 और टॉप एंड बॉटम से ऑटो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को ये दे देगा। ओके, इमेज सभी एक दूसरे से आ गए, कोई नहीं, मार्जिन हटा देते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमारा कार्ड का जो हम लोगों ने मेन कार्ड के लिए बनाया था वो चीज़ें हो गई, क्योंकि ये सभी लेफ्ट राइट में सारी चीज़ें डिफाइन हो गई, एक लाइन में आ गए, इन लाइन में आ गए, थोड़ा सा ग्रिड भी यूज हो गया। अब देखते हैं अपने कार्ड के लिए कुछ चीजेस करते हैं ताकि सभी पे वो अप्लाई हो सके। तो डॉट कंटेनर के अंदर हमारे पास जो डॉट कार्ड है इसके लिए हम लोग थोड़ा सीएसएस कर रहे हैं। अभी के लिए यहाँ पे इसका कोई बॉक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है एक बॉक्स की तरह पता चल रहा है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड कलर को देते हैं ताकि हमें जब बॉक्स लगाएंगे तो समझ में आएगा कि इसका बॉक्स क्या है। तो इसके बैकग्राउंड को देते हैं। तो सभी में हमारे पास एक बैकग्राउंड कलर आ गया, ताकि हमें चीजें पता चलेंगी कि कैसे ये वर्क कर रहा है। थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस देते हैं पिक्सल को, ताकि ये कॉर्नर से थोड़ा सा राउंड में हो जाए और देखने में अच्छा लगे। क्योंकि हम लोग इसको बॉक्स देंगे, बॉक्स मॉडल यूज करेंगे बॉक्स शैडो का, ताकि ये चीजें थोड़ी सी पता चले जिस पे होवर कर रहे हैं एक बटन की तरह वर्क करें। यहाँ पे देते हैं बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो में आपको
प्रॉपर्टियां देनी पड़ती हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, और उसका कलर क्या रखना है, तो यूज कर लेते हैं हम लोग। ये आपके लेफ्ट के लिए हो गया 4 पिक्सल। हम लोग राइट से लेते हैं 8 पिक्सल। आप टॉप बॉटम से ले लें, यानी कि आपका लेफ्ट और राइट से 0 और टॉप एंड बॉटम से 4 पिक्सल एंड 8 पिक्सल। और थोड़ा सा RGB कलर ले लेते हैं हम लोग, यूज करते हैं। थोड़ा बॉक्स की तरह ये बिहेव करेगा। ये थोड़ा सा बॉक्स की तरह चीजें होनी शुरू हुई, उसमें थोड़ा सा पैडिंग देते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, और सारी चीजें करने के बाद इसको बॉक्स की तरह दिखाते हैं। पैडिंग चारों तरफ से हम इसको 20 पिक्सल देते हैं। थोड़ा सा टेक्स्ट जो सभी लेफ्ट से आ रहा है उसको हम लोग सेंटर में देते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं वो सेंटर में आ जाए। थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन दे देते हैं, ताकि ट्रांजेक्शन करते हैं, ताकि जब उस पर मैं होवर करूँगा तो होवर करने के बाद वो किस तरीके से बिहेव करे। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी जो थी वो सेंटर में आ गई हैं, एक बॉक्स की तरह ये बिहेव कर रहा है, और चीज़ें इसमें से देखने से अच्छी लग रही हैं। चलते हैं होवर करने के बाद ये कैसे बिहेव करेगा तो देखते हैं। डॉट कंटेनर के अंदर डॉट कार्ड, और जब इस पे हम लोग होवर करें तो होवर करने के बाद इसका जो ट्रांसफॉर्म है ये इसके ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, और ट्रांसलेट करते हैं। अगर जो आपको ऊपर की तरफ उठाना है, यहाँ पे माइनस आपको एक्सेस में देना होता है। ट्रांसलेट एक्सेस में कर रहे हो या वाई एक्स में कर रहे हो। अभी के लिए यहाँ पे ये चारों तरफ के लिए है, चारों तरफ के लिए उतना सही दिखेगा नहीं, बट इसको हम लोग इस तरह से ना करके थोड़ा सा टॉप की तरफ करेंगे, क्योंकि हमारे इस पुराने वाले में सभी चीज़ें टॉप की तरफ थे। इसको आप थोड़ा सा हाई भी कर सकते हो या फिर लो भी कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग 8 पिक्सल करते हैं, और इसको वाई यानी कि वाई एक्सिस में ये सारी चीज़ें हैं वो ओके। चीज़ें अब थोड़ा सा बटन की तरह दिखना शुरू हो गया है। इसको और भी हम लोग कर सकते हैं। 15 पिक्सल, ठीक है। 15 पिक्सल हम लोगों ने कर लिया। चीज़ें सही दिख रही हैं, बट प्रॉब्लम ये पड़ रही है कि हमारे बॉडी वाले सेक्शन में सारी की सारी डिटेल आ जा रही है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें इसकी हाइट को बढ़ाना पड़ेगा, और थोड़ा VR टाइप को यूज करना पड़ेगा अगर जो हम लोग ये चाहते हैं तो। ठीक है, कर लेते हैं VR टाइप को 5 टाइम कॉल कर लेते हैं। इससे हमारे जो टेक्स्ट हैं वो थोड़े नीचे दिखेंगे, और अब हम लोग सेक्शन को अच्छे तरीके से काम में ला सकते हैं। ठीक है, ये भी हमारी जो वर्किंग थी कंप्लीट हुई। यहाँ पे जो चीज़ें बनी हुई थी, ठीक है, सेम उसी तरीके से दिख रही है। यहाँ पे आप मार्जिन और बॉटम से सारी चीज़ें आप लगा सकते हो, यानी कि जो आपके टेक्स्ट दिख रहे हैं ये कैसे दिखने चाहिए, तो इसके लिए आप नॉर्मल CSS यूज कर सकते हो। बट अभी इतनी हमें कोई ज़रूरत लग नहीं रही है कि यहाँ पे इन सभी टेक्स्ट को कुछ यूज करना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसके बाद में। ठीक है, सर्विसेज पे ये वर्क कर रहा है। होम पे हो गया, अबाउट एंड सर्विसेज। सर्विसेज के बाद अब हम लोग को थोड़ा कॉन्टेक्ट और मैप पे काम करना रहेगा, वो भी करके देखते हैं। तो थोड़ा सा लास्ट वाले सेक्शन को भी हम लोग BR से करते हैं, BR, ताकि हमारा सर्विसेज थोड़ा सही दिखे। इसके बाद एक और सेक्शन हम लोग बनाते हैं। ये जो हमारा सेक्शन होगा ये हमारे कॉन्टैक्ट के लिए होगा, तो इसका हम लोग ID दे देते हैं कॉन्टैक्ट। इसको कॉपी करके अपने नेविगेशंस में दे देते हैं, ताकि वहाँ पे जब हम लोग क्लिक करें तो हम कॉन्टैक्ट वाले पेज पे पहुँच जाएं। क्योंकि
सारा हमारा इनलाइन यानी कि एक वन पेज का ही वेबसाइट है। वन पेज की वेबसाइट में हमें सारी चीज़ें एक पेज में ही करनी पड़ती हैं। अगर जो आपको ये कई सारे पेजेस वाला बनाते हैं तो उसके लिए यहाँ पे जो हम लोग इमेज लगा रहे हैं एचएरएफ में, वहाँ पे आपको देना पड़ता डॉट एच टी एम एल, यानी कि उस पेज का आपको लिंक देना पड़ता। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट सेशन है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट को कैसे बनाते हैं। अब कॉन्टेक्ट को बनाने के लिए यहाँ पे देखते हैं वापस से। ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्म है, पहले एक सेक्शन है जिसके अंदर एक फॉर्म है। फॉर्म के अंदर कुछ गेट इन टच में है, नेम है, ठीक है, कुछ डिटेल के लिए है और कुछ सेंड मैसेज के लिए है। ठीक है, ये देख लेते हैं। तो अभी के लिए हमें एक पूरा कंटेनर बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी एक कंटेनर बनाते हैं, डिव कॉन्टेक्ट कंटेनर। ये अभी के लिए हमारे पास कॉन्टेक्ट कंटेनर यानी कि हमारे ये मेन कंटेनर हो गया। इसके अंदर पूरा का पूरा ये कंटेनर होगा और इस कंटेनर के अंदर अब हम लोग ये पूरा का पूरा फॉर्म बनाएंगे। तो यूज करते हैं यहाँ पे फॉर्म लेते हैं HTML का। आप यहाँ पे गेट पोस्ट कुछ भी ले सकते हो, बट अभी हमारे कुछ ज़रूरत है नहीं, तो मैं नॉर्मल ही फॉर्म दूंगा। एक मेरे पास फॉर्म हो गया और थोड़ा सा इस फॉर्म को भी एक क्लास देते हैं हम लोग, ताकि जब हमें फॉर्म के लिए कुछ CSS करनी होगी तो वहाँ पे कर सकते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म। ठीक है, ये चीज़ें बन गई। अब मुझे क्या करना है, एक मुझे H1 लेना है गेट इन टच में। तो यूज करते हैं, मैं भी एक हेडिंग लिया जिसमें मेरा गेट इन टच हो गया। इसके बाद में क्या करना था, हमें एक लेबल लेना था जिसमें योर नेम लिखा हो। यूज करते हैं हम लोग, लेबल बनाते हैं और लेबल में अपना डिटेल्स रखते हैं। इसके बाद में क्या है, एक इनपुट टाइप है जिसमें प्लेस होल्डर लगा होगा, इंटर योर नेम। एक इनपुट टाइप हम लोग बनाते हैं। टाइप आपका टेक्स्ट होगा, प्लेस होल्डर होगा, इंटर योर। ठीक है, पहला हम लोग का जो वर्किंग में था वो कंप्लीट हो रहा है, देखते हैं चलते हैं बना के। यहाँ पे हम लोग देखते हैं गेट इन टच भी हो गया, इंटर नेम भी हो गया और उसमें प्लेस होल्डर भी आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्या क्या बनाने थे, एक ईमेल बनाना था और एक योर मैसेज के लिए बनाना था। ठीक है, इसी को हम लोग कॉपी करते हैं डिटेल्स, और इंटरव्यू नेम की जगह पे इंटरव्यू ईमेल या फिर योर ईमेल, एंड इस टेक्स्ट की जगह पे ईमेल हो जाएगा और इंटरव्यू ईमेल। इसके बाद क्या था, हमारे पास एक मैसेज था और एक टेक्स्ट एरिया था। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे फिर से सारी चीजें बनाते हैं। योर एड्रेस, एड्रेस। तो प्लेस होल्डर की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लिखना शुरू करेंगे तो प्लेस होल्डर हट जाता है। ठीक है, कोई नहीं, इंटरव्यू मैसेज था, ओके। मैसेज करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया। और देखते हैं हम लोग के एप्लीकेशन में सारी चीजें बननी आ नहीं। चीजें तो आ गई हैं बट थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद भी चेक कर लेते हैं। ये इनपुट टेक्स्ट एरिया क्यों ना बनाना। ठीक है, योर
चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी दिख नहीं रही हैं। कोई नहीं, यहाँ पे चलते हैं। ये जो मेरा कंटेनर है, इसकी हाइट और विड्थ को सेट करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। ठीक है, एक सबमिट बटन भी होगा, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सेंड मैसेज के लिए एक बटन भी है, तो उसको भी बना लेते हैं हम लोग। बटन और यहाँ पे सेंड मैसेज। जो चीज़ें हैं यहाँ पे आ गई होंगी। अभी इसके लिए चलते हैं, थोड़ा सा CSS करते हैं। CSS के बाद चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। सबसे पहले वापस से आते हैं अपने CSS में। यहाँ पे जो हमारा CSS है, वो कॉन्टेक्ट के लिए है, तो जरा देख लेते हैं। कॉन्टेक्ट CSS को कमेंट आउट करते हैं। और जो हमारा क्लास था, एक बार फिर से देख लेते हैं, क्लास हमारी क्या थी। ओके, हमारी क्लास थी कॉन्टेक्ट कंटेनर। आते हैं और यहाँ पे कॉन्टेक्ट कंटेनर को यूज करते हैं, थोड़ा सा इसकी भी डिस्प्ले को फ्लैश करते हैं। डिस्प्ले फ्लैश करने का मतलब सभी चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। सभी कंटेंट को सेंटर में करते हैं। सभी जो टेक्स्ट हैं इनको भी सेंटर करते हैं, टेक्स्ट अलाइनमेंट। बस सब पैडिंग देते हैं। जो सारी चीज़ें हम लोग को दिख नहीं रही हैं, एक कॉर्नर लेफ्ट कॉर्नर में है, तो उसको थोड़ा सा पैडिंग दे रहे हैं 50 पिक्सल। तो सारी चीज़ें 50 में हो गया, और इसके कुछ बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं, ताकि सारी चीज़ें समझ में आए कि एक्चुअली में कल चीज़ें हो कहाँ पे रही हैं। ठीक है, तो एक कलर को भी ले लेते हैं नॉर्मल सा। अभी के लिए बनाते हैं, तो सारी की जो सारी जो टेक्स्ट थी एक लाइन में आ गई है, और टेक्स्ट एरिया हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। एक चीज़, यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, इसको हम लोग पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कितना एरिया चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है रो की, तो इसको भी यूज कर लेते हैं। बता देते हैं कि इसको कितने रोज चाहिए। सपोज इसको मैं बोल दे रहा हूँ 4 रो चाहिए, और इस 4 रो के लिए स्पेसेस ये कलेक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा जो स्पेसेस है हो गया। तो ऐसे ही आपके पास कॉल्स होते हैं, कितने कॉलम चाहिए। मैं इसको बोल रहा हूँ मेरे पास 10 कॉलम्स के मुझे चाहिए, तो इसका जो स्पेस है बढ़ जाएगा। ओके, 10 के लिए छोटा हो गया, 100 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये चीज़ें बढ़ गई, बट अभी 100 नहीं, 100 कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग 50 कर लेते हैं इसको। जैसे कोई नहीं, 100। ठीक है, सभी में एक काम और करते हैं हम लोग, सभी को रिक्वायर्ड कर देते हैं, ताकि जो चीज़ें हैं बाय डिफॉल्ट चीज़ें ऑटोमेटिकली ही ना, ऐसे ही। और सबमिट के बटन पे कोई भी क्लिक करे, तो एक बार उसको ये होना चाहिए कि जो चीज़ें हैं वो रिक्वायर्ड हैं, यानी कि पता चलेगा किस पे आपको क्या करना है। ये सारी चीज़ें हो गई। अभी के लिए फिर से हम लोग फॉर्म पे चलते हैं, अपने कॉन्टेक्ट फॉर्म में, यहाँ पे। और इसके लिए सीरीज करते हैं डॉट कॉन्टेक्ट कंटेनर के अंदर जो हमारा कॉन्टेक्ट फॉर्म है, इसके लिए सीरीज लगाते हैं। इसको थोड़ा सबसे पहले विद देते हैं, यानी कि इसका विद आपका 100% होगा। इसका width दे सकते हैं 100 पिक्सल। उस पैडिंग देते हैं। पैडिंग सपोज मेरे पास 30 पिक्सल है, ताकि ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से एक दूसरे में जो फॉर्म के लेबल्स हैं या फिर इनपुट्स हैं, ये चिपक के ना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर में हम लोग वाइट ही रखते हैं, जैसे कि पहले से ही। थोड़ा सा बॉक्स शेडो लगा देते हैं। बॉक्स शेडो उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसे हम लोग का सर्विसेज वाले में सारा डेटा हुआ है। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा
बॉक्स को दिखाएंगे एक बटन की तरह बिहेव करना। तो लेफ्ट राइट से हम इसको 0 पिक्सल देते हैं, टॉप से 4 पिक्सल एंड बॉटम से 8 पिक्सल पर दे रहे हैं। उसके बाद में RGBA में हम लोग थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं सभी को, ये ऑटोमेटिकली आ जाता है आपको। एक कलर आपको कुछ नहीं चाहिए, बट बॉक्स जो है उसको थोड़ा सा हम लोग को बॉक्स टाइप में चाहिए, ताकि हमें ये देखने में पता चले कि सारी चीजें बटन की तरह बिहेव कर रही हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें तो हो गई, बट हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया है ये बहुत ही बड़ा आ रहा है, इसको भी थोड़ा सही कर लेते हैं। रेडियस करते हैं 10 पिक्सल एंड बॉर्डर लगा देते हैं। ये देखने के लिए कर रहे हैं कि सारी चीजें सही से चल रही है कि नहीं चल रही है। Okay, सभी अच्छे से चल रही है, बट हमारा ये जो टेक्स्ट एरिया 100 हम लोगों ने कर दिया, इसी को थोड़ा सा वर्क नहीं करिए, तो इसको हम लोग थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके चेक कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग जो डिटेल चाहिए कैसे आती है। थोड़ा सा इंस्पेक्ट करते हैं इसको, अपने सोर्स कोड में चलते हैं, CSS में आते हैं और ये ओके HTML में आते हैं। यहाँ से हम लोग का ये HTML वर्क नहीं कर रहा है। बंद करते हैं, रास्ता और 50 करते हैं। ठीक है, 80 से कम यानी कि 60 हम लोग कर देंगे, तो 60 थोड़ा सही चलेगा। ठीक है, तो इसको भी 65 पे रखें। ठीक, अब चीज़ें सही आने लगी हैं। ठीक, वापस से आते हैं अपने CSS में, और अब सभी इनपुट्स के लिए CSS लगाते हैं कॉन्टेक्ट फॉर्म में। जो भी मेरा H1 यानी कि हेडिंग्स हैं, इसके लिए टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं हम लोग सेंटर, यानी कि जो हम लोगों ने गेटिंग टच किया था तो डेटा आपका सेंटर में आ जाए। और इसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम से दे देते हैं 20 पिक्सल का, ताकि ये इस टेक्स्ट को थोड़ा सा छोड़ के हो जाए। ओके, सारे जो डेटा थे वो नीचे हो गए, अब थोड़ा ये देखने में सही लग रहा है। इसके बाद में अभी थोड़ा सा लेबल के लिए वर्क कर लेते हैं, क्योंकि लेबल जो है सभी एक दूसरे से चिपक के आ रहे हैं। तो डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म में जितने भी हमारे लेबल्स हैं, इसीलिए CSS लगाते हैं। अब लेबल को हम लोग को थोड़ा सा डिस्प्ले यूज करना पड़ेगा, डिस्प्ले ब्लॉक, ताकि ये सभी अपने एक ब्लॉक में हो, यानी कि जब नेक्स्ट डेटा आए तो उससे नीचे आ जाए। अभी के लिए मार्जिन इसको रख लेते हैं 10 पिक्सल, 0 एंड 5 पिक्सल। फॉन्ट साइज को भी इसको बड़ा कर लेते हैं, 25 पिक्सल कर लेते हैं, ताकि जो टेक्स्ट है वो सही से दिखना शुरू हो जाए। ओके, सारी डिटेल में अभी के लिए सही दिख रहा है। हाँ, चीज़ें तो सही हो गई, बट अभी जो हमारा इनपुट है ये थोड़ा सही नहीं दिख रहा है। अब इनपुट के लिए देख लेते हैं, और टेक्स्ट एरिया दोनों के लिए एक साथ वर्क कर लेते हैं। डॉट कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे इनपुट टैग हैं इसके लिए, एंड जितने भी इस कॉन्टेक्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास टेक्स्ट एरिया है उसके लिए हम लोग एक साथ CSS यूज कर लेते हैं। इसकी CSS आप विद आपको 100% रखनी है।
दोनों की सीसेस की थोड़ी सी पैडिंग कर लेते हैं। पैडिंग करने से होगा कि जो थोड़े से स्मॉल दिख रहे हैं आपके ये इनपुट बॉक्स, वो थोड़े से बड़े हो जाएंगे। थोड़ा सा मार्जिन बॉटम भी यूज कर लेते हैं ताकि एक दूसरे से चिपके ना है, 20 पिक्सल के गैप्स में रख लेते हैं। सभी पे बॉर्डर भी दे सकते हैं, बट बॉर्डर की कोई जरूरत नहीं है, बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं हम लोग 10 पिक्सल का। एंड इसकी कुछ फॉन्ट साइज देते हैं, जब यानी कि हम लोग फॉन्ट उसके अंदर कोई डिटेल लिखेंगे तो 22 पिक्सल के सारे वर्ड्स आए। ओके, वर्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्पेस कुछ ज़्यादा ही हो गया। पैडिंग ओके, 10 पिक्सल की जगह 10% हो गया, सॉरी। ठीक है, अभी के लिए चीज़ें सही आ रही हैं, बट थोड़ा सा 10 पिक्सल ज़्यादा हो गया, इसको 8 पिक्सल ही करते हैं। अभी के लिए सारी चीज़ें सही हो गई, यानी कि कॉन्टेक्ट जो इन्फॉर्मेशन था वो हम लोग का बन गया। यहाँ पे हमारे जो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन थे, ठीक है, कुछ इसी तरीके से थे। ठीक है, इसके जो लेवल है, इसके टेक्स्ट अलाइनमेंट पे वो हम लोग कर सकते हैं लेफ्ट में, ताकि ये जो सभी डिटेल्स हैं ये आपके लेफ्ट में आ जाए, जैसे हम लोग के वहाँ पे आ रहे थे। ठीक है, गया आपके यहाँ पे बटन के लिए हम लोग सारी चीज़ें लगा सकते हैं। सबमिट बटन के लिए यहाँ पे जो कलर था, जैसे यहाँ पे कलर में कुछ है, तो यहाँ पे अगर जो हम लोग को यूज करना है तो इनपुट टाइप इनलाइन सीएसएस हम लोग यहाँ पे करते हैं। अभी के लिए थोड़ा सा स्टाइल लगा लेते हैं, और इसको बैकग्राउंड कलर में हम लोग थोड़ा सा ब्लैक दे सकते हैं या फिर ग्रे दे सकते हैं। ब्लैक देंगे तो सारी चीज़ें ब्लैक हो जाएंगी, और इसमें टेक्स्ट जो होगा हमारा कलर, उसको हम लोग व्हाइट कर देंगे। That's it। जो हमारा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन था ये भी बन के तैयार हो गया। ओके, बैकग्राउंड कलर जो अभी के लिए हम लोगों ने दिया हुआ था उसको हटा देते हैं, अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए हमारा जो पेज था, कॉन्टेक्ट पेज था, ये भी बन के रेडी हो गया। सर्विसेज, अबाउट, होम एंड कॉन्टेक्ट। अभी एक मैप की ज़रूरत है, मैप में देखते हैं मैप कैसे लगाएंगे। तो अभी हम यहाँ का अपना इसी लोकेशन का मैप ले लेते हैं, तो मैप निकालते हैं। मैप से अपना जो हमारी वेबसाइट है या फिर जो हमारा लोकेशन है उसको चेक कर लेते हैं। अभी के लिए हमारा लोकेशन लॉजिक प्रो इन्फो सिस्टम, यहाँ पे आते हैं, इसको अपना शेयर करते हैं, इमीडिएट मैप पे चलते हैं, और यहाँ से जो एचटीएमएल है इसको कॉपी कर लेते हैं, और वापस आके एक और सेक्शन बनाते हैं जिसको मैप लेंगे। और इस सेशन का जो मेरा आईडी होगा ये मैप रखेंगे हम लोग, एंड इसी में हम लोग पूरा आई फ्रेम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें हम लोग को अलग से करनी पड़ेंगी, जो विद है उसको 100% करना है, और ये जो विद हमारे पास 450 का है उसको हम लोग 350 का कर देते हैं। बाकी की सारी चीज़ें सही हैं, थोड़ा सा वापस चलते हैं और यहाँ पे मैप को इंक्लूड कर देते हैं। अब वापस चल के अपने प्रोजेक्ट में देखते हैं और इसको रन करवाते हैं, नीचे चल के देखते हैं अभी के लिए क्या मैप है। ये, हाँ, अभी के लिए हमारे पास मैप आ गया है जहाँ पे इसकी सारी लोकेशन है। इसमें और भी और सारी चीज़ों को आपको यूज़ करना होगा अपने यहाँ, तो आप कर सकते हो। ठीक है, मैप के बाद में हमारे पास क्या आता है, मैप के बाद कुछ हमारे पास फुटर थे जिसमें कुछ डिटेलिंग्स लिखी थी, इसको भी देखते हैं और बनाते हैं।
वापस आते हैं, एक और सेक्शन बना लेंगे, या फिर यहाँ पे हम लोग सीधे HTML का HTML5 को यूज कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत पहले से ही एक फुटर नाम का कीवर्ड मिलता है या फिर टैग मिलते हैं, जिसमें एक हम पी टैग लेते हैं, थोड़ा सा कॉपीराइट को यूज करवाते हैं। यहाँ पे आप कॉपीराइट यूज कर लो, एंड कॉपीराइट के साथ में अभी के लिए हम किस चीज़ पे बना रहे हैं, तो 2025 का ही हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। वेबसाइट यूजिंग आपका HTML एंड CSS, और यहाँ पे थोड़ा सा कॉपीराइट्स के लिए है, तो हम लोग दे सकते हैं जितने भी और कॉपीराइट्स हैं, ये सब आल राइट्स जो है हमारे पास रिसीव्ड हैं। इसके बाद में थोड़ा सा हम लोग अपने एड्रेस के बारे में देख लेते हैं। एड्रेस टैग में आप अपने एड्रेस को लिख सकते हो एक पी टैग में, या फिर पी टैग में ना यूज करके हम लोग सीधे से अपना एक H4 यूज कर लेते हैं। H4 में ईमेल दे देते हैं। अभी के लिए हम लोग का ईमेल जो भी है, मैं अपना ईमेल ले लेता हूँ। तो मैंने एक अपना ईमेल ले लिया। ईमेल के बाद में और कुछ सेक्शन फोन नंबर के लिए दे देते हैं। H5 यहाँ पे ले देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें हमारा फ़ोन नंबर होगा। फ़ोन नंबर के लिए फ़ोन नंबर मैं नहीं दे रहा हूँ, कुछ और चीज़ें में रेंडमली नंबर्स। ठीक है, अभी चलते हैं और देखते हैं हम लोग का ये एप्लीकेशन में कैसे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आए हैं, एप्लीकेशन आए हैं, कॉपीराइट्स का सिंबल्स आए हैं, तो थोड़ा सा इसको सीसेस देते हैं और यूज कर लेते हैं। सीएसएस में हमें टारगेट करना पड़ेगा अपने फुटर को। तो इस फुटर में हम लोग को क्या क्या लगाना है, तो अभी के लिए एक बैकग्राउंड कलर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा ब्लैक लेते हैं, ब्लैक नहीं, ब्लैक से थोड़ा सा कुछ डल कलर लेंगे। ओके, कुछ इस कलर का, ताकि मैं स्क्रीन थोड़ी सी विजुअल दिखे। इसके बाद में कुछ अपना कलर ले लेंगे, क्योंकि उस पर ब्लैक कलर सही से दिखेगा नहीं। हम लोग थोड़ा सा व्हाइट कलर में लेते हैं। जितने भी टेक्स्ट हैं सारे सेंटर में हो जाए। जहाँ अपने हेडिंग्स हो गए, हेडिंग जहाँ H5 H6 हम लोगों ने लिया था, या फिर जो पी टैग लिया था, सारे उनको हम लोग को बीच में करना है। थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं, पैडिंग टॉप बॉटम लेफ्ट राइट सभी से 20 पिक्सल कर लेते हैं, और मार्जिन कर लेते हैं थोड़ा सा टॉप से, कितनी मार्जिन हो 40 पिक्सल के मार्जिन में कर लेते हैं, ताकि मैप से वो थोड़ा सा हट के दिखे। ओके, चलते हैं और देखते हैं अभी के लिए हमारा ये कॉपीराइट्स कैसा दिखता है। ओके, नॉर्मल ही है, आई थिंक तो हम लोग ऊपर कर सकते हैं। अभी ये हम लोग का दिख रहा है, बट फिर भी थोड़ा सा चीज़ें एक दूसरे के पास में आ रही हैं, तो उसको सही कर लेते हैं। वापस से अपने CSS में आते हैं। डर के अंदर जो हमारा पी टैग है, इसको थोड़ा सा मार्जिन बॉटम से करते हैं 10 पिक्सल। ये अब सही दिखने लगी। और नॉर्मल से हमारे जो एड्रेस है, ओके, ओके, सभी के साथ में लगा सकते हैं हम लोग। H4 एंड H5 के लिए भी हम लोग एक साथ ही सारे
चीज़ों को लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक की बस चीज़ों की हुई थी, कॉमा नहीं लगाया था। कॉमा लगाने के बाद सभी अब अच्छे से बिहेव करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का ये जो वेबसाइट है ये कंप्लीट हुआ। यहाँ पे अगर जो सारे मैप्स के बारे में हुआ, कॉन्टैक्ट के बारे में हुआ, सर्विसेज, अबाउट एंड होम। यहाँ पे सर्विसेज में थोड़ी सी चीज़ें नीचे आ रही हैं, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चीज़ों को थोड़ा सही से ऐसे दो या टैग हटा देते हैं। ठीक है, सर्विसेज थोड़ा सही दिखने लगा है। यहाँ पे और नीचे करना हो तो यहाँ पे हम लोग एक पीसेस लगा सकते हैं स्टाइल में जा करके, इसको पैडिंग बोल सकते हैं। पैडिंग टॉप्स हम लोग कर सकते हैं ताकि वो चीज़ें सही से करते हैं। अबाउट एंड सर्विसेज, अब चीज़ें जो सही दिखने की थोड़ी से उसको टच कर रही हैं, तो इसको हम लोग 80 पिक्सल कर देते हैं। अब सारी चीज़ें सही से दिखेंगी। अबाउट हुआ, सर्विसेज हुआ, और इसको क्लिक करने के भी आपको सारी चीज़ें सही लिखनी पड़ेंगी। होम हुआ, अबाउट हुआ, सर्विसेज हुआ, कॉन्टैक्ट हुआ और मैप हुआ। ठीक है, तो अब हमारी ये पूरी की पूरी वेबसाइट कंप्लीट होती है। अगर जो आप लोग को आगे भी कुछ चीज़ें सीखनी होंगी तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सारी चीज़ों की जानकारी देंगे। ओके, आज का सेक्शन